नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार, इतना ही। चलो, आप लेक्चर को एंजॉय करो। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से हो रही होगी। मेरा नाम है सुनील सिन्हा और आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस जाने से पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये टर्म आखिर है क्या, इसको समझना कैसे है। तो देख, अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक स्पेसिमेन फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, जिधर इसमें एक्सपेंसेस साइड है, इसमें इनकम साइड है। और यहां पर जो प्रॉफिट निकल कर आया है कंपनी में, ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है कंपनी के पास, ये प्रॉफिट आने के बाद फिर हम लोग प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करते हैं। जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनता था, आजकल तो वो नहीं बनता है, तो लेकिन फिर एप्रोप्रिएशन ठीक उसी तरह से आज भी किया जाता है। हम टी शेप के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको ये, आप बिल्कुल यूज टू पोजीशन में आपके रहते हैं और आपको समझ में भी आने वाला है। इसके बाद जस्ट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, और वो कैसे होता है उससे भी हम टी शेप में यहां दिखा रहे हैं। ये नेट प्रॉफिट है, ये वही नेट प्रॉफिट है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सबसे नीचे में देखा था, सेम प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट का फिर एप्रोप्रिएशन होता है। कैसे कि प्रोविजंस डिफरेंट टाइप्स के बनते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोपोज डिविडेंड, सॉरी यहाँ पर प्रिपेयर्ड लिखा हुआ है, दैट इज ये प्रोपोज डिविडेंड, ये प्रोपोज डिविडेंड है। जनरल रिजर्व है, तो स्पेसिफिक रिजर्व है। प्रॉफिट आने के बाद ये सब प्रोविजंस बनते हैं। ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। तो बता दें कि ये प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट बिफोर और प्रोविजंस होते हैं, ऑल टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर। और यहां पर जो प्रॉफिट निकल कर आता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस होते हैं। तो हमें जो स्टार्ट करना होता है, जो टर्म आपको लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो अमाउंट ये है, यानी कि नेट प्रॉफिट जो आपने पीएल अकाउंट का सबसे लास्ट में देखा था, वही अमाउंट है जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। हालांकि वो जो टर्म है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बात अभी हमने नहीं की है, उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको देखना क्या है कि जितने भी तरह के डिविडेंड बनते हैं, प्रोपोज डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो ये सब हम एप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट का। तो वो जितने भी हमने रिजर्व्स किए हैं, उसके बाद वाला प्रॉफिट को वी डू नॉट कंसीडर। हम कंसीडर करते हैं उस एप्रोप्रिएशन करने के पहले का प्रॉफिट, जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सबसे फाइनल प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के रूप में आपको मिलता है। तो चलो फिर से हम समझते हैं नेट प्रॉफिट जो निकला हुआ है हमारे पीएल अकाउंट में। आप देख रहे हो यहां पर, ये जो नेट प्रॉफिट है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट ये प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। दो टर्म है वहां पे, एक बिफोर टैक्स, दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की बात अभी हम इसमें करेंगे। ये जो प्रॉफिट है, ये कहां से निकल कर आया है? बिजनेस की कंपनी के इनकम माइनस एक्सपेंसेस, वहां से ये प्रॉफिट आया। अब ये इनकम जो है वो कितने तरह के हैं? वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से भी रिलेट कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से भी रिलेट कर सकते हैं, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से भी रिलेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे इनकम है जो इन तीनों एक्टिविटीज से रिलेट नहीं करते हैं, तब हम उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मानते हैं इन द केस कि वो आइटम, उसकी ऑकरेंस यानी कि रेकरिंग नेचर का वो नहीं होता है, उसकी ऑकरेंस बार बार नहीं होती है, वो कभी कभी हो जाता है किसी खास वजह से। वो सारी वजह, वो सारे रीजंस मैंने यहाँ पर कुछ कुछ लिखे हुए हैं, इसके थ्रू जस्ट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा फॉर्मेट देखकर आपको बच्चों डरना नहीं है कि मुझे ये फॉर्मेट लर्न करना होगा, बिल्कुल नहीं। आपको जस्ट आइडेंटिफाई कराएंगे क्या होता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम के बारे में बात करें कि वो एक्सपेंसेस या इनकम कुछ भी हो सकता है जो रेकरिंग नेचर का नहीं है, मतलब जिसकी हैपनिंग हमेशा होती नहीं है, इट इज नॉट बीइंग एक्सपेक्टेड, बट ये ऑकर हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, नेचुरल कैलामिटी, उसकी वजह से लॉसेस भी सहने पड़ते हैं, उसकी वजह से हमें कभी कभी गवर्नमेंट से कॉम्पेंसेशन भी मिल जाते हैं। तो वो सारी चीजें
जिसकी हैपनिंग ऑकरेंस बार बार नहीं होती है, रेकरिंग नेचर का वो नहीं है, उसे हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हैं। तो हमने इस एग्जांपल में कुछ आइटम रखे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को, जिसको हम जस्ट आइडेंटिफाई आपके सामने कराएंगे। हालांकि ये सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन जनरली नहीं आते, सारे पॉइंट्स नहीं आते आपके क्वेश्चन में, फिर भी आपको समझना जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम रट्टाबाजी किए जा रहे हैं, पता ही नहीं कि होता है क्या है। तो पहले बच्चों चलो देखते हैं यहां पर आते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीट फॉर द लॉस ऑफ गुड, दिस इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम जो गुड्स के लॉस होते हैं वो हम लोग जानबूझ के नहीं कराते हैं, वो ड्यू टू एक्सीडेंट होता है, वो कभी भी हो सकता है। तो उसकी वजह से जो हमें क्लेम मिलता है वो इनकम को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ट्रीट करते हैं, वो रेकरिंग नेचर का नहीं है। ऐसा नहीं कि एवरी ईयर ये इनकम होने वाला है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारा इन्वेस्टिंग नेचर का है, तो इसका एक एक्टिविटीज डिफाइन है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है। नेक्स्ट है डिविडेंड, दिस इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग नेचर का है। लॉटरी इनकम, समटाइम्स इट इज बीइंग हैपेंड, कभी कभी ये लॉटरी इनकम के थ्रू हमारा इनकम जनरेट हो जाता है, तो इसकी हैपनिंग ऑकरेंस नहीं होती बार बार, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। बैड डेट रिकवर्ड, यस दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हाउ? बैड डेट रिकवर्ड का वी डू नॉट एक्सपेक्ट, जब हमने किसी चीज को बैड डेट ट्रीट कर लिया किसी डेटर्स को, इसका मतलब वी डू नॉट एक्सपेक्ट टू रिसीव अमाउंट फर्दर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कस्टमर, बट इवन देन इफ इट इज बीइंग रिसीव्ड समटाइम्स, इसकी हैपनिंग बार बार नहीं होती है। दिस इज ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर, सो वी रिगार्ड इट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। जब हमारे कंपनी में फर्नीचर है तो कभी कभी हम उसको सेल भी कर सकते हैं, न्यू फर्नीचर हमें ऐड करने होते हैं, और ऐसा कभी हो जाता है कि प्रॉफिट हमें फर्नीचर के सेल करने पर हो जाए, तो ये रेकरिंग नेचर का हो सकता है, इसलिए ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं। लेकिन इसके बाद वाले आइटम आप देखो, क्लेम रिसीव अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक हो गया, डू वी एक्सपेक्ट कि अर्थक्वेक होता रहेगा और कुछ ना कुछ हमें कॉम्पेंसेशन मिलते रहेंगे? नहीं। सो दिस इज ऑल्सो ऑफ नॉन रेकरिंग इन नेचर, सो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारा इनकम है। आज के क्लास में सबसे पहले हम आपको बस यही रिकॉग्नाइज करा रहे हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या पहले, तो बस आप ये समझ रहे हो, धीरे धीरे अभी आपको पूरी बात ये कंप्लीट करने के बाद समझ में आ जाएगी, फिर कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ पाएंगे। रेंट रिसीव्ड, दिस कम्स अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हमारे बिल्डिंग है वहां से रेंट आते हैं और ये बराबर आते हैं, सो ये रेकरिंग इन नेचर, ऐसा नहीं कि इसकी हैपनिंग कभी कभी होगी, ये बराबर होने वाला है, तो ये नहीं है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लेकिन इसके बाद वाला आइटम है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर लॉस ऑफ मशीनरी बाय एक्सीडेंट, ये कभी कभी हो जाता है और फिर हमें इंश्योरेंस क्लेम से जो पैसे आते हैं वो इनकम को हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड बाय द गवर्नमेंट। मतलब क्या हुआ कि कभी कभी रोड इंक्रोचमेंट होता है, गवर्नमेंट आपकी लैंड ले लेती है, उसके बदले में आपको कॉम्पेंसेशन पे किया जाता है, तो वो कॉम्पेंसेशन जो आया दिस इज एन इनकम, और हम पीएल अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, बट ये इनकम बार बार होने वाला नहीं होता है, इसे भी हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम यानी इनकम डिफाइन करते हैं। तो बच्चों देखा आपने, हमने फ्यू एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करी है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होता क्या है। अगर ये सारे इनकम हैं तो हम ये इनकम को हटाकर प्रॉफिट फाइंड करेंगे और तभी हम उसको बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जब हम इसे हटाएंगे इनकम को तो आपका प्रॉफिट लेस हो जाएगा, इसीलिए आप देखोगे वहां फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है कि लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। और अब बात करते हैं एक्सपेंसेस साइड की। एक्सपेंसेस साइड में सबसे पहले आप देख रहे हो सैलरीज है, रेंट है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग नेचर के हैं और ये बार बार हैपनिंग होने वाली है। लेकिन उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, वंस जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस समय ये एक्सपेंसेस लगते हैं, बार बार ये हैपनिंग नहीं होती है, so this is also regarded as extraordinary income, so extraordinary expenses बच्चों, ठीक है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। डेप्रिसिएशन ये बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है, हम जब बिजनेस करेंगे तो असेट्स की डेप्रिसिएशन होते रहेगी। एमोटाइजेशन हमारे इनटेंजिबल असेट है, उसकी भी वैल्यू डिक्रीज होते रहेगी, तो ये सारी हैपनिंग होती है बार बार, इसीलिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। लेकिन लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, अब गुड्स जल के बर्बाद हो जाए, उसकी वजह से कंपनी को कोई लॉस हो जाए, तो ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, क्योंकि ये कभी कभी होती है। नाउ बैड डेट्स, बैड डेट्स जो है ये
एक रूटीन नेचर का है, रेकरिंग नेचर का लॉसेस है जो हम हमेशा रिकॉग्नाइज करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इंटरेस्ट इज पेड, ये अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम स्टडी करते हैं। लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू एक्सीडेंट, यस, ये भी एक्सीडेंट बराबर हैपनिंग नहीं होता है, इसलिए इसे भी हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। बच्चों अब बात करते हैं कि हमारा जो टॉपिक में ऊपर में लिखा होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो यस, ये प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोल सकते हैं, बट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बोल सकते हैं। अगर बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलना होगा तो हमें वो प्रॉफिट फाइंड करना होगा जिसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इंक्लूजन कंसीडरेशन नहीं हुआ है। तब हम क्या करते हैं उसके लिए कि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अगर कुछ भी इनकम साइड में तो उसे लेस कर देते हैं, और एक्सपेंसेस साइड में अगर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो उसे ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस जब आप हटाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इनकम अगर हटाओगे तो प्रॉफिट घट जाएगा। तब हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जरूर बताता है, लेकिन ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर बताने की बात होगी तो फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को माइनस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। बच्चों बात समझ में आ रही है? हालांकि ये बड़ी चार्ट देख के आप डरना मत, इतने सारे पॉइंट्स आपके क्वेश्चंस में होते नहीं है, जस्ट आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कलेक्शन किए हैं ताकि आपके दिमाग में ये रह जाए कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आखिर होता क्या है। अब रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपका फर्स्ट स्टेप में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में हम नेट प्रॉफिट जो बिफोर प्रोविजन का है उसमें लेस कर देते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को, और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आता है उसे हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ये टर्म को समझाने के लिए मैंने अभी तक इतनी सारी बातें की आपसे। अब हम कुछ क्वेश्चंस के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक और बात कि इसमें कुछ कैश वाले आइटम भी हो सकते हैं, कुछ नॉन कैश वाले आइटम भी हो सकते हैं। तो जो कैश वाले आइटम होंगे एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, तो अगर कैश आ रहा है तो उसे किसी ना किसी एक्टिविटीज में दिखाना होता है। अगर कोई एक्टिविटीज डिफाइन नहीं हो रहा है, जैसे अगर वो डिफाइन नहीं हो रहा है कि ये फाइनेंसिंग से है या इन्वेस्टिंग से है, तो हम उन सारी चीजों को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा होता है कभी कभी। जैसे देखो यहाँ पर दो बातें मैं बताऊंगा कि इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर द लॉस ऑफ गुड्स। अब गुड्स के कारण जो पैसे आ रहे हैं तो गुड्स इज डिफाइंड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो इसके जो इनफ्लो होंगे कैश के, पहले तो फर्स्ट स्टेप का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम फाइंड करने के लिए हमने माइनस कर दिया इस इनकम को, लेकिन इसके नाम पर इनफ्लो तो हो ही रहा है, तो ये इनफ्लो को कहीं ना कहीं दिखाना होगा, तो इसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखलाएंगे। अब यहां पर है क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेजेज ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू अर्थक्वेक। अब फिक्स एसेट की वजह से अगर पैसे आ रहे हैं तो फिक्स एसेट को वी कंसीडर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम जो फर्स्ट स्टेप है वहां पर ये इनकम माइनस हो गया, बट इनफ्लो तो हो रहा है इसके नाम पर कैश की, तो ये इनफ्लो को हम कहां शो करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो बच्चों ये बात समझना जरूरी है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए हम सारे इनकम को एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के माइनस कर देते हैं और एक्सपेंसेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हम लोग प्लस कर देते हैं, लेकिन इसके नाम पर किसी तरह का अगर कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है तो उसे हम दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू आइडेंटिफिकेशंस ऑफ द एक्टिविटी। अगर एक्टिविटीज डिफाइन नहीं है तो हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एट लास्ट दिखाते हैं। जैसे एक और एग्जांपल की बात करें, यहां पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है इसके नाम पर अगर पैसे जा रहे हैं, लेकिन है तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, हम इसे ऊपर में ऐड करते हैं फर्स्ट स्टेप को फाइंड करने के लिए, लेकिन इसके नाम पर कैश का आउटफ्लो हो रहा है और इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर डालते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग जो फंड को जो कैपिटल अपने यहाँ आता है रेज करते हैं उस समय इस तरह की एक्सपेंसेस हो जाती है, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में फिर माइनस करते हैं। लेकिन वहीं पर लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है, फर्स्ट स्टेप को फाइंड करने के लिए इसे हम ऐड तो जरूर कर देते हैं, लेकिन इसके नाम पर किसी तरह का कैश आउटफ्लो नहीं होता है, तो इसका आउटफ्लो फिर हम कहीं भी नहीं दिखाते। तो बच्चों मुझे लगता है कि अभी तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि वो जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ उसका मतलब क्या होता है, और उसे आप इस एग्जाम्पल के थ्रू अभी समझ भी गए हो। तो चलो बच्चों, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे और भी डीपली समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, आप देखो क्या क्या चीजें हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपके सामने इक्विटी शेयर कैपिटल है 2 इयर्स का, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 इयर्स का इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। अच्छा, ये सरप्लस जो है यहां से ये पॉइंट आता है, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। वो अमाउंट दिए हुए हैं, लास्ट ईयर इट वाज 10 लाख, अभी ये 15 लाख हो गए हैं। और लास्ट में इंटरिम डिविडेंड पेड 80,000 वाज पेड ऑन 31 दिसंबर 22 ऑन इक्विटी शेयर। डिविडेंड के बारे में बता दूं, आपको पहले भी बता दिया था कि डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पे किया जाता है कंपनी को जब ये अंदाजा हो जाता है कि यस कंपनी इज गोइंग टू इनकर प्रॉफिट। तो वो क्या करते हैं, इन बिटवीन द ईयर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अनाउंस कर देती है कि ठीक है हम कुछ अमाउंट आपको डिविडेंड के नाम पर देंगे, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। यानी कि बिफोर मेकिंग प्रपोजल ऑफ डिविडेंड ये डिविडेंड की पेमेंट हो जाती है। और जब ये डिविडेंड की पेमेंट होती है तो हमारा एंट्री क्या बनता है, डिविडेंड डेबिटेड टू बैंक, और फिर डिविडेंड को हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल में डाल देते हैं। ये डिविडेंड हम प्रॉफिट के नाम पर दे रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये डिविडेंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, तो इस डिविडेंड को माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट नहीं, बल्कि इस डिविडेंड को माइनस करने के पहले वाला प्रॉफिट को लेना पड़ता है। इसीलिए हम इसे बना के दिखाते हैं आपको कैसे हम करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने लिखना नेट प्रॉफिट 10 लाख एंड 15 लाख है, यानी कि पहले 50 लाख करंट ईयर का प्रॉफिट है, 10 लाख का प्रॉफिट जो है वो प्रीवियस ईयर का है, उसे माइनस करेंगे तो हमें मिलता है फिगर 5 लाख। उसके बाद हम ऐड करते हैं, अगर किसी तरह का प्रोविजन फॉर टैक्सेस यहां तो नहीं दिया हुआ है, उसके बाद हम इंटरिम डिविडेंड 80,000 को ऐड करेंगे। इंटरिम डिविडेंड को 80,000 ऐड कर लेंगे। यहां बात बच्चों एक बात समझाएंगे आपको कि इंटरिम डिविडेंड हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं। आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का भी इंफॉर्मेशन है। जब कभी भी हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, इट इज मस्ट टू प्रोवाइड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फर्स्ट, तो आपको उसे देना जरूरी है। इस क्वेश्चन में उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन दे कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया है, ऐसा हम अंडरस्टैंडिंग बना के हम यहां पर क्वेश्चन बनाएंगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को भी हम ऐड करेंगे ताकि हमें प्रेफरेंस डिविडेंड वो कैसे निकलेगा, 10% ऑफ 6 लाख दैट इज 60,000। यानी ये डिविडेंड देने के पहले वाला प्रॉफिट फाइंड करना है मुझे, तभी तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रोविजंस होंगे। तो ये 1,40,000 आ गया और इसे ऐड करके हो गया 6,40,000। और हम इस प्रॉफिट को अब नाम क्या देने जा रहे हैं बच्चों, इस प्रॉफिट का नाम देने जा रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हालांकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के कोई भी आइटम्स इसमें नहीं है, बट हमें एक नेमिंग जो हमारे फॉर्मेट में दिया उसे करना होता है। तो इस तरह से आपने इसको समझा, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चंस के थ्रू भी इसे और भी समझेंगे। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहां पर आप देख रहे हो सरप्लस है जो 3 लाख प्रीवियस ईयर का है, करंट ईयर का है 5 लाख, यानी 2 लाख का प्रॉफिट कंपनी ने दिस ईयर गेन किया है। तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे नेट प्रॉफिट आपका हो रहा है 5 लाख माइनस 3 लाख दैट इज 2 लाख। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद डिविडेंड पेबल है, चलो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। प्रोपोज डिविडेंड, डिविडेंड प्रोपोज फाइनल फॉर द इयर्स एंडेड 31 मार्च 22 वेयर रुपीज 2 लाख। तो ये 2 लाख प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, एंड 23 में ये प्रॉफिट है 3 लाख का। हम लोग पहले भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज टॉपिक में ये इस पर डिस्कशन किया होता, फिर भी आपको समझाते हैं अभी कि कंपनी जो डिविडेंड का प्रपोजल बनाती है वो प्रॉफिट आने के बाद बनाती है। किसी भी करंट ईयर का जो भी प्रॉफिट निकलता है, इसका प्रपोजल बनता है, तो उसकी पेमेंट हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्रपोज डिविडेंड के केस में ऐसा होता है
कि प्रपोजल तो करंट ईयर के प्रॉफिट से बन गया, लेकिन उसका डिविडेंड कंफर्म जो प्रपोजल बना है वही होगा या नहीं होगा, इट वुड डिपेंड कि शेयर होल्डर्स उसे अप्रूव करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में या नहीं। तो क्या होता है, करंट ईयर का जो भी प्रोविजन बनता है, जो भी प्रपोजल बनता है डिविडेंड के नाम पर, उसका अप्रूवल आते आते नेक्स्ट ईयर हो जाता है। तो नेक्स्ट ईयर जब पेमेंट होगा, अगर अप्रूवल हो गया तो तभी हम उसको कंफर्म लायबिलिटीज मानते हैं। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्सेस के केसेस में ऐसा नहीं होता है, अगर प्रपोजल बन गया इसका मतलब उसकी पेमेंट देनी है। लेकिन प्रोपोज डिविडेंड के केस में उसे करंट लायबिलिटीज नहीं माना जाता है जब तक कि इसका अप्रूवल शेयर होल्डर्स के द्वारा नहीं हो जाए। इसीलिए टिल देन इसे हम कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज मानते हैं। और जिस दिन ये डिसाइड हो जाता है कि यस इसे देना, तो ऑब्वियस है करंट ईयर में जो भी डिसीजन होगा वो प्रीवियस ईयर के प्रपोजल का, डिविडेंड के प्रपोजल का कंफर्मेशन होगा। तो जब करंट ईयर में हम उसे पेमेंट करेंगे देन वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आएगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में जो डिविडेंड आता है, प्रपोज डिविडेंड, वो प्रीवियस ईयर का आता है और करंट ईयर वाला फिगर जो है वो नेक्स्ट ईयर के स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आता है। हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएल के डेबिट साइड में जो भी आइटम आता है उसे हम हटाकर प्रॉफिट निकालेंगे, तब उसे बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड प्रपोजल। तो जब हम उसे हटाएंगे एक्सपेंसेस साइड का तो उसे ऐड करना होगा, इसीलिए हम यहां पर ऐड जो करेंगे वो प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का करेंगे। आपको यहां पर लिख के हम दिखला दे रहे हैं प्रीवियस ईयर, और दिस अमाउंट इज 2 लाख। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं इसकी डिविडेंड पेबल 20,000, मतलब ये पेमेंट अभी रह गया है, कंपनी ने नहीं दिया उस शेयर होल्डर को। ठीक है, तो क्या इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? तो बच्चों बताएं इसको कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे आपको हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो करंट ईयर का है उसमें जो डिविडेंड पे की बात होगी वो प्रीवियस ईयर के डिविडेंड पेमेंट करने की बात होगी, डिविडेंड पेबल। और अगर ये इंफॉर्मेशन 20,000 का नहीं होता तो वी वुड हैव अज्यूम्ड कि हमने जो डिविडेंड पे किया वो पूरा का पूरा 2 लाख पेमेंट कर दिया। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से लग रहा है ना कि अभी भी 20,000 पेमेंट होना बाकी है, तो हम लोग 1,80,000 का ही पेमेंट दिखा रहे हैं, क्योंकि 20,000 स्टिल इज टू बी पेड 1,80,000। तो ये एंट्री बनता है बच्चों, उसी की वजह से ये 20,000 का बैलेंस अभी दिख रहा है, डिविडेंड पेएबल का अमाउंट 20,000 का। अब आप समझते हैं इसको कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अमाउंट गया है, 2 लाख, इसीलिए हम 2 लाख ऐड करेंगे। लेकिन इसके नाम पर कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, 180। अगर आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में साथ में बनाना होता तो 1,80,000 हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो दिखलाते हैं अगर बनाना होता तो, लेकिन आज का टॉपिक हमारा वो नहीं है। हाँ, एक बात जरूर कि अगर यहां पर 20,000 नहीं होता तो इसे हम एज्यूम करते कि पूरा का पूरा 2 लाख हमने पेमेंट दिया है, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जब बनाते तो वहां पर एज ए कैश आउटफ्लो हम डिविडेंड के नाम पर पूरा 2 लाख दिखाते। तो ये आपको समझाने के लिए जस्ट हम अभी बता दे रहे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए इसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, क्योंकि हम इस एंट्री के थ्रू ही सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अमाउंट को वहां ऐड कर रहे हैं। तो हमारा फाइनल फिगर जो आता है बच्चों वो 4 लाख का आता है, और इसे ही हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ रहे हैं इस टॉपिक को। हमने कुछ और एग्जाम्पल बनाए हुए हैं यहाँ पे, और उसके आंसर भी हमने लिख दिए हैं। आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन देके अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा टाइम का कंजम्पशन भी कम हो जाए और आप मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। तो चलो हम लोग आगे अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। देखो, इसका आंसर बनाया हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
आइटम ये आपको बोला गया है कि निकालना है, और हमें इक्विटी शेयर कैपिटल है इंफॉर्मेशन में। अच्छा, यहां पे ओके 10 लाख ही है, लेकिन 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेस करंट ईयर का ये है और प्रीवियस ईयर का ये है। आपको पता है कि जो भी प्रोविजन करंट ईयर का बना है हम उसे ही कंसीडर करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए। प्रीवियस ईयर का जो फिगर है इसे हम एज ए कैश आउटफ्लो मानते हैं और इसको माइनस करके हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के सबसे लास्ट में दिखलाते हैं। लेकिन आज का ये टॉपिक हमारा नहीं है, इसीलिए हम जितना करंट ईयर का प्रोविजन बना है सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। इसलिए देखो बच्चों, यहां पर सरप्लस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 5 लाख एंड 2,50,000 है, ये मैंने यहां पर करके दिखाया है पहले। ठीक है, नेक्स्ट में हम जब प्रोविजन फॉर टैक्सेस को ऐड करेंगे तो वो 1 लाख को ही ऐड करेंगे जो करंट ईयर का प्रोविजन है। इसके बाद क्वेश्चंस को आगे पढ़ेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड पेड है 80,000, इसे भी हमें ऐड करना। आप देखो इंटरिम डिविडेंड को भी हमने दिखाया हुआ है। प्रोपोज डिविडेंड फाइनल ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द ईयर एंडेड, हाँ ये प्रीवियस ईयर का फिगर है 1,50,000, तो हमें, और 23 का फिगर है ये वाला, तो हमें किसे दिखाना है? प्रीवियस ईयर का फिगर को। तो देखो आप 1,50,000 प्रीवियस ईयर का फिगर को हमने इसमें दिखाया हुआ है। यहां पर जो प्रपोजल बना ये इक्विटी शेयर होल्डर का बना। हमारे क्वेश्चंस में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिया हुआ है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उन्हें डिविडेंड देने की बात जरूरी हो जाती है अगर ये इक्विटी शेयर होल्डर को दिया गया तो। अगर क्वेश्चन में किसी तरह के डिविडेंड की बात नहीं होती तो हम प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने का एजम्पशंस नहीं बनाते। फिलहाल इस क्वेश्चन में है इसलिए हम इसे बनाएंगे। 8% निकालेंगे 5 लाख का, इट कम्स 40,000, और ये 40,000 आने के बाद आप इन सब की टोटल लेकर देखो और फाइनल फिगर जो आता है जिसे हम नाम देते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चों धीरे धीरे हम लोग इसी तरह से स्टेप्स बढ़ाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रांग बनाते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ में क्या है? सरप्लस, ये 5 लाख लास्ट ईयर था, ये 8 लाख है, चलो 3 लाख यहां निकल गया। प्रोविजन फॉर टैक्सेस में सेम फिगर है जो लास्ट क्वेश्चन में था, ये करंट ईयर का फिगर, सॉरी ये प्रीवियस ईयर का फिगर, ये प्रीवियस ईयर का और ये करंट ईयर का, तो करंट ईयर का प्रोविजन है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात और है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेस पेड के नाम पर अलग से इंफॉर्मेशन आपके दिए हुए। आप पहले भी समझे थे कि अगर आपके पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस प्रोविजन फॉर टैक्सेस के करंट ईयर के बैलेंस के साथ साथ अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेस पेड या मेड का इंफॉर्मेशन होता तो हम उसे उसके चलते एक लेजर बनाते। अच्छा, लेजर क्यों बनाते? इस टॉपिक को समझने के लिए हमें यहां पर कौन से अमाउंट लिखने होते हैं जो इस साल प्रोविजन बना है, यानी प्रोविजन जो मेड हुआ है। लेकिन क्या आपकी इंफॉर्मेशन में कहीं भी मेड का इंफॉर्मेशन है? तो नहीं, यहां पर टैक्स पेड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो हमें टैक्स मेड कितना किया है ये जानने के लिए आपको एक लेजर बनानी पड़ेगी। तो देखो ये लेजर कैसे बनता है। प्रीवियस ईयर का फिगर को हम क्रेडिट में लिखे हैं, करंट ईयर का फिगर को हम लास्ट में बैलेंस शीट में लिखे हैं। टैक्सेस पे हुए हैं, एंट्री बनता है प्रोविजन फॉर टैक्सेस डेबिटेड टू बैंक। तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट है इसलिए डेबिट में लिखते हैं टू बैंक, और तब इसकी बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालते हैं 70,000। ये हमारा निकल कर आता है कि इस साल हमने टैक्सेस मेड किया है, प्रोविजन बनाया है इस साल, तो ये 70,000 हम यहां पर लिखते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेस के नाम पर जितना इस बार प्रोविजन बना है उसको हमने निकाला इस लेजर के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अलावा और क्या क्या बातें हैं। तो जनरल रिजर्व है, यस, ये 50 से बढ़कर 1 लाख हो गया है, तो 50,000 का जनरल रिजर्व भी देखो आप लोगों यहां पर दिया हुआ है। लास्ट में प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर्स 31 मार्च 23 एंड 22, हमें कंसीडर करना है 22 प्रीवियस ईयर का, और वो अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख, तो 1 लाख प्रोपोज डिविडेंड को हम लोग यहां पर लेंगे और इस तरह से इनकी टोटल निकालेंगे और हमारा फिगर आता है 5,20,000 जो कि इस टॉपिक को कंसीडर करता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं आपके लिए, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे बच्चे। ये है क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पर बात नहीं करेंगे। अप टू क्वेश्चन नंबर 8 हमारे क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन है कि आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 8 जो है
उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इंक्लूजन नहीं है। 9th एंड 10th ये क्वेश्चन में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी दिए हुए हैं। तो चलो इस पर बात करते हैं। सरप्लस दिया हुआ है लास्ट ईयर का, ये करंट ईयर का, ये डिफरेंस निकालेंगे, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा करंट ईयर का। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, यस दिस इज प्रोविजन है, ये भी जनरल रिजर्व भी प्रोविजन है। तो इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भी हम कंसीडर करेंगे। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 30,000 से बढ़कर 80 हो गया, नहीं 50, तो 50,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है। जनरल रिजर्व पहले 40 था, अभी हो गया 1 लाख, तो 60,000 का ये है। और प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर का बैलेंस भी है, और साथ साथ हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन है मेड का। याद है जब ये टैक्सेस पेड लिखा हुआ था तो हमने लेजर बना के कितना टैक्स मेड किया वो निकाला था, लेकिन यहां मेड दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम इसको यहां लिख लेंगे, वी डू नॉट नीड टू प्रिपेयर लेजर फॉर दिस टॉपिक। लेकिन टैक्स कितना पे हुआ है इसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ता है। अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा बना के आपको दिखाना होता तो आपको पता है कि जितना टैक्स पे होता है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में शो करते हैं। तो जब लास्ट में शो करेंगे तो उसके लिए हमें लेजर बनाना पड़ेगा कि आखिर कितना टैक्स पे हुआ है। लेकिन हमारा आज का टॉपिक में क्या है, आपको बनाना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो उसके लिए टैक्स पेड का अमाउंट जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसमें लेजर नहीं बना रहा। तो आप देख लो ये फिगर मिल गए आपको, ये टोटल आ गया 4,60,000 एडिशन करने के बाद, और इसके नेमिंग आपको हो गए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चे ये बात समझ में आ रही है। लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रोविजन फॉर टैक्सेस का लेजर बनाया था, क्योंकि टैक्स कितना मेड हुआ है करंट ईयर में ये पता नहीं था, उसे निकालना पड़ा। यहाँ पर दिया हुआ है, स्पष्ट दिया हुआ है, तो इसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए। तो समझ में आ रही होगी आपको बात। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके थ्रू भी हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले सरप्लस 2 इयर्स का दिया हुआ है, आपको 6 में से 1 माइनस करके 5 लाख यहां पर नेट प्रॉफिट निकालने हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेस मेड इज गिवन 1,50,000, हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 50,000 है, हम 50,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी यहां लिख देंगे। देयर आफ्टर प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, हमें लेना है, इसको कंसीडर करना 180। आप देख रहे हो यहाँ 180 दिया हुआ है, और सबसे लास्ट में इंटरिम डिविडेंड है, जो प्रोपोज डिविडेंड के अलावा इन बिटवीन द ईयर कंपनी अनाउंस करती है अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो इंटरिम डिविडेंड को भी हम कंसीडर करेंगे। अभी इसकी टोटल करके 9,60,000 का हम फाइनल फिगर लाते हैं, और ये बन जाता है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो देखो कितना आराम से इस टॉपिक को अब हम समझते जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी टॉपिक को और भी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहां पर क्या है, एक सीखने वाली बात है। ये जो फिगर दिया हुआ है ना, माइनस में दिया हुआ है और क्लोजिंग फिगर प्लस में है, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 6 लाख में माइनस करना है -1 लाख को, यहां पर मैंने करके दिखाया हुआ है। तो आपके फिगर माइनस, और सॉरी यहां पर ये माइनस में है, तो इसे हम ऐसा कर सकते थे, इसे हम माइनस में करके आपको दिखा देते तो आपको ज्यादा समझ में आ जाता। माइनस करना है -1 लाख को, ठीक है। तो दिस कम्स 7 लाख। तो ये एक समझने की बात है यहाँ पे। फिर हम एक एक करके देखते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्सेस मेड, यस दिस इज टू बी कंसीडर 2 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्सेस पेड, पेड को हम अभी कंसीडर नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, क्योंकि टैक्स के नाम पर जो भी पेमेंट हुआ है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में ट्रीट करते हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का ये पार्ट नहीं बनता है। प्रोपोज डिविडेंड पिछले साल का है, यस दिस इज टू बी कंसीडर। नाउ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 1,20,000 गए हैं, यस इसे भी हम कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये भी प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, प्रोविजंस बने हैं, तो इसे वापस ऐड करके हम उस प्रॉफिट को फाइंड कर रहे हैं जो प्रॉफिट बिफोर प्रोविजंस है। और लास्ट में इंटरिम डिविडेंड, अभी तक आप इंटरिम डिविडेंड को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जब भी इंटरिम डिविडेंड या किसी भी तरह का डिविडेंड पेमेंट हुआ है तो उसे हमें वापस ऐड करके वो प्रॉफिट निकालते हैं जो प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन होता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम लिख रहे हैं क्योंकि वो गिवन रहता है क्वेश्चंस में, बट अभी तक हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अभी तक के एग्जाम्पल में नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कुछ और अच्छी बात सीखेंगे हम लोग, नई बात सीख रहे हैं।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में एक सीखने वाली बात है, इन दोनों का डिफरेंस से हमने प्रॉफिट निकाल लिया। ओके, यहां एक समझने वाली बात है, प्रोपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का है 150, इसे कंसीडर करते, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ है, दिस शेयर होल्डर्स डिड नॉट डिक्लेयर, अप्रोक्स नहीं होगा, ये अप्रूव होना चाहिए था, अप्रूव द प्रोपोज डिविडेंड, मतलब प्रपोजल बना जरूर लेकिन शेयर होल्डर्स उसको डिक्लेयर नहीं किए, इसका मतलब है वो लायबिलिटी नहीं बनता है, और जब लायबिलिटी नहीं बनता है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ये आएगा ही नहीं, और जब आएगा नहीं तो इसे एडिशन करने के कहीं से क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अंडर दिस क्वेश्चन वी विल इग्नोर दिस पार्ट, क्योंकि ये डिविडेंड का पेमेंट हो नहीं रहा है तो ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक नई चीज आपने इस क्वेश्चन में देखी है। और इसके बाद जो इंटरिम डिविडेंड है, यस दिस इज टू बी कंसीडर, 1 लाख इज टू बी कंसीडर, 1 लाख को हमने यहां पर लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेस मेड लिखा हुआ है, यस 120 दिस इज आल्सो टू बी कंसीडर, रिफंड ऑफ टैक्सेस है, आपको मालूम है कि रिफंड ऑफ टैक्सेस एक इनकम है जो हम पीएल अप्रोप्रिएशन का पार्ट समझते हैं, और इस इनकम को हमको हटाना पड़ेगा, उसके चलते ये सब्ट्रैक्ट होगा, इसीलिए इसे हम सब्ट्रैक्ट करके दिखलाए हैं। तो ये दोनों एडिशन करने के बाद ये फिगर आया, उसमें से रिफंड ऑफ टैक्सेस माइनस हो गए, और तब जो फाइनली जो अमाउंट आया उसे हम नेमिंग करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चों देखो, इस तरह से हमने अभी तक 8 क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश की है। अगले 2 क्वेश्चंस में हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को भी इंक्लूड किया हुआ है, तो उसको भी समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पर 2 आइटम है, एक है लॉस जो कि एक्सपेंसेस है, और इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। आपको जब स्टार्टिंग में मैंने बताया था वो लिस्ट दिखा दिया था कौन कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, तो आप उस लिस्ट को पॉज करके बैक करके देख लेना। आपको लिस्ट से जस्ट अंडरस्टैंडिंग बनाना, उसे रटने की जरूरत कहीं भी नहीं है, आपको जस्ट समझना है कि वो आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों है। मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप उसे एक बार समझ लेना। तो यहाँ पर ये 2 आइटम्स है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, और उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं आप लोग उसको समझ चुके हैं। इसके थ्रू हम प्रॉफिट निकाल लिए हैं, डिविडेंड पेड जो है प्रीवियस ईयर का ये पेमेंट हुआ है, इसे भी हम एडिशन कर दिए, ट्रांसफर टू रिजर्व यस ये प्रोविजन हुआ, इसे भी एडिशन कर दिया। अब ये फिगर आया हमारा एडिशन के बाद 3,60,000। अब इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है एक्सपेंसेस, जिसे हम ऐड करेंगे, और ये इनकम है उसे हम लेस करेंगे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को प्रोविजन के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस के केस में ऐड करते हैं और इनकम के केस में लेस करते हैं। यहां पर एक बात लिख देना उचित होगा कि आइटम्स के जगह आइटम के जगह हम इसे एक्सपेंस लिख देते हैं, ठीक है, और यहां पर इनकम लिख देते हैं। और तब देखो बच्चों ये 4,90,000 का फिगर आ रहा है। तो आप इस टॉपिक से, इस क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ रहे हो, और 490 को आप ये नाम दे रहे हो। ठीक है, इस तरह से हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है जिसके थ्रू हम और समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर भी क्वेश्चन उसी तरह का दिया हुआ है, आपको लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू फायर, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ये भी है, और एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है। ये 3 आइटम है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, जिसमें से ये एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, और ये हमारा इनकम है। तो जो इनकम है उसे लेस करना है, एक्सपेंसेस को ऐड करना है। अब सबसे लास्ट में देखो हमने अप्रोच लगाया हुआ है लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस, वहां लिखना था, मैं लिख देता हूं इसे एक्सपेंस। अच्छा यहां तो सॉरी, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ठीक है, यहां पे इनकम लिखना था मुझे। हाँ बच्चों, तो चलो अभी बात करते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट 3,65,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। यहां पर आप क्वेश्चंस पढ़ोगे कि अमित लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अप्रैल होना था, और अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ऑब्वियस है कि तो करंट ईयर का फिगर ही आपके पास मिलेगा क्योंकि स्टार्ट ही इस साल हुआ है। तो 3,65,000 दिस ईयर प्रॉफिट अर्न हुआ है। इंटरिम डिविडेंड 1,18,000 है, दिस इज टू बी एडेड।
प्रोविजन फॉर टैक्सेस मेड हुआ है 138, दिस इज ऑल्सो टू बी एडेड। उसके बाद एक लाइन यहां पर बताते हैं प्रोपोज डिविडेंड फॉर द ईयर, ये तो करंट ईयर का है, आपको पता है इसका पेमेंट तब नेक्स्ट ईयर होगा। इसकी लायबिलिटी जो है तब क्रिएट होती है जब इसकी अप्रूवल होती है शेयर होल्डर्स के द्वारा, इसलिए हम इसे करंट ईयर में कोई भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन, ये पार्ट हमारे, ये जो पॉइंट्स है ये हमारे क्वेश्चंस का पार्ट नहीं बनता है। इसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस दो हैं जिसे हम एक्सपेंसेस के केस में ऐड कर रहे हैं, और एक इनकम के केस है जिसे हम लेस कर रहे हैं, और तब हमारा जो फिगर आता है प्लस करने के बाद और फिर माइनस करने के बाद 7,96,000, ये हमारा बनता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चों, हमने 10 क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। आप इस क्वेश्चंस को, वैसे ये सारे क्वेश्चंस हम लोग लिंक पे डाल देंगे, आप वहां जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। और सबसे बड़ी बात है, आप क्वेश्चंस को बनाने की भी कोशिश करना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी डीप हो जाए। जो भी हमने पहले बताया था स्टार्टिंग में, जब इस वीडियोस के सबसे स्टार्टिंग में, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का मतलब क्या होता है। तो बच्चों, अब हम लोग आज के क्लास में यहीं तक रुकेंगे। अगले वीडियोज में जब हम आएंगे तो टोटल कैश फ्लो यानी कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग वो कैसे बनता है उस पर जो है डिस्कशन हम डिटेल्स में करेंगे। अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूले। चलो मिलते हैं फिर, टिल देन टेक केयर बच्चों एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.